गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कंपटीशन बाइट्स। और आज वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यानी बीएड का जो सेकंड पेपर है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो रिवाइज करेंगे। इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो है उसमें सबसे पहले देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आपका जो संविधान है उसमें ये लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट ऑफ कंट्री फंक्शंस। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा गया है कि किस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो काम करेगी। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ लॉज लिखे गए हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी गई है, राइट्स लिखी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री काम करती है। मतलब हमारी कंट्री के जो हाई पोजीशन पे जो लोग होते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर या उनके अंडर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स या जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब फंक्शन करते हैं। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे अच्छी बात क्या है कि जो जुडिशरी है, मतलब जो कोर्ट्स हैं, उन्हें अलग रखा गया है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर टू ऑल अदर लॉज ऑफ कंट्री। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर है, बाकी सब लॉ से ऊपर है। जो उसमें लिखा गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है, वैसे ही कंट्री फंक्शन करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को गाइड करता है कि क्या आपकी पावर्स हैं और किस तरह से आप फंक्शन करोगे। तो आई होप कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो प्रियम्बल है, उसमें क्या लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब हम जो इंडिया के लोग हैं वो ये solemnly resolve to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens। कि हम जो इंडिया के लोग हैं वो सवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब प्रियम्बल में क्या लिखा गया है कि जस्टिस सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली तीनों तरह से सर्व किया जाएगा। लिबर्टी है, फ्रीडम है, मतलब थॉट्स का, एक्सप्रेशंस का, बिलीव्स का, फेथ का और वर्शिप का, कि आपकी मर्जी है, आप किसी को भी वर्शिप करो, आप किसी भी गॉड और गॉडेसेस को वर्शिप करो, आप किसी भी रिलीजन में फेथ रखो, आप किसी पे भी बिलीव करो, तो ये आपकी राइट है। इक्वालिटी बताई गई है स्टेटस की या अपॉर्चुनिटी की, कि हर कास्ट इक्वल है और हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। फ्रैटर्निटी अमंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। अब भाईचारे की जो भावना है उसको भी एक्सप्रेस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये बताया गया है कि हम एज इंडिविजुअल जो है यूनिटी बना के रखें अपने नेशन में, और इसको एकजुट होकर जो है इसको बना के रखें। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and to give ourselves this constitution। मतलब 26 नवंबर 1949 को जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अडॉप्ट किया गया था और फंक्शन में लाया गया था। तो ये डेट याद रखोगे, 26 नवंबर 1949। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहा क्या गया है कि हम जो इंडिया के लोग हैं उन्हें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, मतलब ये सारी टर्म्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेस की गई है। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन। Indian Constitution provides for the educational function of government at all levels. It gives equal rights to people residing in India। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें क्या बताया गया है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया में रहने वाले लोगों को ये सारे आर्टिकल के द्वारा जो भी यहाँ मेंशन किया गया इन आर्टिकल्स में वो सारी राइट्स ग्रांट करता है, वो सारी राइट्स देता है। कि मीन्स अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो यू आर रेडी और यू आर हैप्पी और यू कैन एक्सेस दीज राइट्स एंड यू हैव द प्रिविलेज टू हैव दीज राइट्स बाय बर्थ। सो आर्टिकल 21A क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A में बताया गया है कि आपके पास राइट है एजुकेशन की, अकॉर्डिंग टू विच कि स्टेट जो है आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा 6 से 14 ईयर्स तक। एंड आर्टिकल 45 क्या कहता है,
मेक प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। आर्टिकल 45 में कहा है कि जो 6 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए प्रोविजंस की गई हैं एजुकेशन पर्पस में, एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है कि वो इस बात को जो है फॉलो करे। और आर्टिकल 51A के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ से आर्टिकल्स याद रखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 21A के अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बताई गई है जो स्टेट इंश्योर करेगा कि वो मिले। आर्टिकल 45 में बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखने के लिए बोला गया और उन ऐसी प्रोविज़न करने के लिए बोला गया है, ऐसी सुख सुविधाएं बनाने के लिए बोला गया है जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। और आर्टिकल 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई है। तो ये आर्टिकल्स याद रखोगे कि किस आर्टिकल में क्या बताया गया है। अब कुछ और आर्टिकल्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 के अंदर बताया गया है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आप रिच हो, आप पुअर हो, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। आर्टिकल 30 में कहा गया है प्रोवाइड्स माइनॉरिटीज़ द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में राइट ग्रांट की जाएगी। तो जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, यानी जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जैसे माइनॉरिटी सेक्शन है, तो उनको भी राइट ग्रांट की जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कि वो भी जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 45 कहता है कि टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी सभी बच्चों को जो वीकर सेक्शन से आते हैं। आर्टिकल 46 टॉक्स अबाउट टेकिंग स्पेशल केयर टू प्रमोट एजुकेशन। अब जो वीकर सेक्शंस है सोसाइटी के, SC कास्ट, ST कास्ट या माइनॉरिटी सेक्शंस हैं, उनके लिए स्पेशल जो है सुख सुविधाएं रखी गई हैं कि इन लोगों को, जैसे कुछ लोग होते हैं जो नहीं स्कूल जाना पसंद करते हैं, नहीं जाते, क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो इसलिए ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 46 में जो SC ST या वीकर सेक्शन जो सोसाइटी हैं उनके बारे में बात की गई है और ये कहा गया है कि जो एजुकेशन है उन तक पहुंचाई जानी चाहिए, एंड दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू डू सो। आर्टिकल 337 में स्पेशल प्रोविजंस दी गई है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को। आर्टिकल 330A के अंदर फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि जो एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस हैं वो मदर टंग में ही दी जानी चाहिए। जैसे हमारे स्कूल्स में जो एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंग्लिश में नहीं दी जाती। ऑल्दो जो इंग्लिश स्कूल्स होते हैं वहाँ कहते हैं कि आप इंग्लिश बोलो, बट टीचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वही लैंग्वेज बोलती है जो बच्चों को समझ आती है। और क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो हिंदी ज़्यादा समझते हैं क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, हमारी मदर टंग है, तो इसलिए जो एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस हैं वो हिंदी में दी जाती है और मदर टंग में दी जाती हैं। यह आर्टिकल 330A कहता है। आर्टिकल 351 रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो आर्टिकल 351 के अंदर हमारी मातृभाषा हिंदी को जो है प्रमोट किया गया है कि उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। तो आई होप ये आर्टिकल्स आपको समझ आ गए होंगे। ये आपको याद रखने हैं कि किस आर्टिकल में किस चीज़ की बात की गई है। नेक्स्ट जो है, अब हम पढ़ेंगे RTE 2009 के बारे में। ये एक टॉपिक है आपके यूनिट 1 के अंदर डिस्कस किया गया है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। तो RTE 2009 जो था वो पास किया गया था, एंड इन ब्रीफ इसे हम RTE बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जितने भी बच्चे 6 से 14 साल की उम्र के अंदर आते हैं उन्हें फंडामेंटल राइट दी गई है कि आपको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और गवर्नमेंट ने ये जो लॉ था ये 1 अप्रैल 2001 को जो है एनफोर्स किया था कि ऐसा होगा 1 अप्रैल 2010 से। यहाँ तक आप ये याद रखोगे कि RTE की फुल फॉर्म क्या है, और दूसरा इसके अंदर क्या कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देगी, दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। और ये बात जो गवर्नमेंट ने थी वो कब लागू करनी शुरू करी थी? 1 अप्रैल 2010 को। मेन फैक्टर्स इस एक्ट में क्या थे? फर्स्ट, इसमें ये कहा गया था कि बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। सेकंड, स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन हु आर नॉट एडमिटेड टू और हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन।
अब जिस बच्चे ने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है, या उसे एडमिशन नहीं मिला है, वो स्कूल नहीं गया है, या वो किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाया है, तो उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसको एडमिशन दिया जाना चाहिए ताकि वो जो है अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन एटलीस्ट कंप्लीट कर सके। थर्ड, राइट ऑफ ट्रांसफ़र टू अदर स्कूल। Where in a school there is a provision for complete of elementary education or a child wishes to go to any other school। अब अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो स्कूल चेंज करना चाहता है, या उसका मन है स्कूल चेंज करने का, तो उसके पास पूरा ये अधिकार है, पूरी राइट है कि वो अपना स्कूल ट्रांसफ़र कर सकता है अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। ड्यूटी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स एंड लोकल अथॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश स्कूल्स। अब ये ड्यूटी हमारी गवर्नमेंट की है, हमारी सरकार की है, और लोकल अथॉरिटीज़ की है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की भी है, कि वो स्कूल्स इस्टेब्लिश करे ताकि बच्चे जो है वहाँ जाकर पढ़ सके। मतलब आसपास जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि वो सोचते हैं कि स्कूल बहुत दूर है, जैसे जो गांव में रहते हैं उनके लिए स्कूल दूर पड़ता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं उठा सकते, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो जो स्कूल्स हैं उसको आसपास बनाए, नेबरहुड स्कूल्स में, ताकि बच्चे जाकर पढ़ सके और उन्हें एलिमेंट्री एजुकेशन एटलीस्ट जो है दी जा सके, या वो यहाँ तक तो पढ़ ले। तो आप याद रखोगे ये चीज़ कि आरटीई के अंदर ऊपर से याद रखना है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस है कि जिसने एक एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है वो करे, और ट्रांसफ़र के लिए पूरी राइट है आपके पास, और ये ड्यूटी गवर्नमेंट की है और लोकल बॉडीज़ की है कि वो स्कूल इस्टेब्लिश करे नेबरहुड में। तो ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। आरटीई की फुल फॉर्म याद रखनी है। 6 से 14 साल के बच्चों की बात की है इसमें कि उनको फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए, एंड ये लॉ एनफोर्स हुआ था, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। Who is included in the disadvantaged section of society? Disadvantaged section of society में कौन आता है? Disadvantaged section का मतलब है weaker sections of society, जो छोटी वर्ग के लोग हैं, जैसे SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC या ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी कैटेगरीज आपकी डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं या वीकर सेक्शंस हैं। SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, एंड OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। वॉट इज़ द रीज़न फॉर द लैक ऑफ एजुकेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड। अब जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते, तो ऐसा क्यों होता है? द ईविल एंड द मैल प्रैक्टिस स्प्रेड इन द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में इतनी जो है गंदगी है, या ऐसी ऐसी जो है प्रथाएं हैं, ऐसे ऐसे कस्टम्स हैं कि वो नहीं कर पाते, या वो बहुत पुअर है, उनके पेरेंट्स भी इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, तो इसलिए बच्चों को भी नहीं भेजते और सीधा काम पे लगा देते हैं, या लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। तो ये जो रीज़न क्या है अंडर प्रिविलेज्ड लोग स्कूल नहीं जा पाते? एक, सोसाइटी के रूल्स, दूसरा पेरेंट्स इलिटरेट है इसलिए बच्चों को भी नहीं भेजते, और तीसरा लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो सभी रीजंस जो है कंट्रीब्यूट करती हैं कि बच्चे जो है अंडर प्रिविलेज्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन नहीं अचीव कर पाते। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। इन विच ईयर वॉज 86th अमेंडमेंट मेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 86th अमेंडमेंट है वो हुई थी 2002 में। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। When did Right Education Act came into force? राइट टू एजुकेशन है ये। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो थी ये कब जो है लागू की गई थी? अभी अभी हमने पढ़ा आरटीई कब एनफोर्समेंट में आई थी? दैट इज़ 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन। The National Education Policy 1986 was implemented during the tenure of which Prime Minister? तो किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पीरियड के दौरान जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 की वो आई थी? दैट वाज राजीव गांधी। और इसके बाद जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो आई है नरेंद्र मोदी जी के टाइम पीरियड में। तो 1986 की राजीव गांधी, और अगर इससे फर्दर आपसे पूछी जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो दैट इज़ गिवन बाय नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉल? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से आर्टिकल में आते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 37 से 51। ये आपको याद रखना है। इसमें इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 7।
विच ऑफ द फॉलोइंग एडेड बेसिक ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो किस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक ड्यूटीज़ है वो ऐड की गई थी, निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य हैं जो संविधान में जब संशोधन हुआ था, मतलब अमेंडमेंट का मतलब होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए थे, तो जब वो चेंजेस हुए थे तो कौन से जो बेसिक ड्यूटीज़ ऐड हुई थी तो कौन से अमेंडमेंट से हुई थी, कौन सा नंबर था उस अमेंडमेंट का, मतलब उस चेंज का कौन सा नंबर था। तो दैट वाज 42, 44, 46 या 86। तो दैट वाज 86th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल बिलोंग्स टू द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो कौन से आर्टिकल में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई है। आर्टिकल 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या 25 से 28। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी का शोषण। तो ये जो आर्टिकल है ये कौन सा आर्टिकल है, दैट इज़ आर्टिकल 23 to 24। इसकी मैंने लिस्ट बनाई है प्रॉपर, आपको आगे कराऊंगी। उल्टा ये क्वेश्चंस वहीं पे अरेंज करने चाहिए थे, पता नहीं ये कैसे हो गया। व्हेन वाज द मिड डे मील स्कीम लॉन्च्ड इन 2408 ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री। तो जो मिड डे मील स्कीम थी ये कब लॉन्च की गई थी। सबसे पहले जो मिड डे मील स्कीम थी जो आप लोगों ने अभी सुनी होगी, तो मिड डे मील स्कीम सबसे पहले आई थी तमिलनाडु में और ये आई थी 15 अगस्त 1995 को। उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट किया गया था बाकी सब जगहों पे, तो सबसे पहले इसे तमिलनाडु में किया गया था। चलो अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है। पहली राइट है राइट टू इक्वालिटी, कि सब लोग इक्वल हैं, आर्टिकल 14 से 18 के अंदर ये दी गई हैं। राइट टू फ्रीडम, कि सबके पास स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 से 22, आप कहीं पे भी घूम सकते हो, वो आपकी विश है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो अगर किसी का शोषण होता है, सॉरी अगर ये बात आगे डिस्कस करते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कहा गया कि किसी का जो शोषण होता है उसके अगेंस्ट ये राइट है, दैट इज़ आर्टिकल 23 से 24 में दी गई है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपकी मर्जी है, आप सिख बनो, आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो, आप जैन बनो, आप कोई भी रिलीजन फॉलो करो, इट्स योर राइट। तो दैट इज़ आर्टिकल 25 से 28। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसके अंदर आपको राइट दी जाती है कि आप जो है अपनी एजुकेशन जो है वो आप फुलफ़िल करो, पूरी करो, तो दैट इज़ आर्टिकल 29 से 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अब इसमें से अगर जितनी राइट्स आपको दी गई है 5 राइट्स, अगर ये किसी भी तरह से इनका उल्लंघन होता है, इसको कोई फॉलो नहीं करता है, इफ़ दे आर डिसमेंटल्ड, तो यू हैव द फुल राइट टू गो टू कोर्ट और आप अपनी राइट के अगेंस्ट जो है कोर्ट में अपील कर सकते हो। ऐसी बात राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में कही गई है। मतलब इन सारी राइट्स को अगर कोई भी आपका जो है शोषण करता है या किसी भी तरह से ये राइट्स आपको नहीं दी जाती है, सपोज़ आप कहीं पे कुछ बोल रहे हो, आपको पकड़ के किसी ने जेल में डाल दिया, तो ऐसा अगर होता है तो आपके पास फुल राइट है, आप कोर्ट जा सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमें राइट दी गई है राइट टू फ्रीडम, तो हमारी मर्जी हम कहीं पे मर्जी जाएं। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये कहते हैं अगर आपकी कोई भी राइट वॉयलेट हो इसमें से, इन 5 राइट्स में से, तो आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट की हेल्प ले सकते हो। तो ये बात जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में कही है और यह है आर्टिकल 32। अब सब में से जो इम्पॉर्टेंट अगर आर्टिकल है तो वो है आर्टिकल 32, सब में से इम्पॉर्टेंट राइट है तो वह है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 32, ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक जान है। क्यों? क्योंकि आपके पास इसने राइट दे दिया है कि अगर किसी चीज़ का उल्लंघन हो तो आप कोर्ट आ सकते हो और अपनी बात रख सकते हो, आपकी बात सुनी जाएगी। तो दैट इज़ आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 को किसने बोला था कि ये हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है, ये बात बोली थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, दैट इज़ भीमराव अम्बेडकर। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी पेपर को कर लो, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल 32, भीमराव अम्बेडकर ने बोला हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम राइट्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और आपको राइट्स बेटर वे में समझ आएंगे। राइट विच गारंटीज इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, अब ऐसी राइट जिसके अंदर इक्वल राइट्स दी गई है सबको। आप किसी भी रिलीजन से हो, आप किसी भी जेंडर से हो, आप गर्ल हो, बॉय हो,
आप किसी भी कास्ट से हो, छोटी कास्ट से, बड़ी कास्ट से, आप किसी भी रेस या प्लेस ऑफ बर्थ से हो, तो आप किसी भी नस्ल या किसी जन्म स्थान कहीं पे भी पैदा हुए हो, तो कौन सी राइट है जो कहती है आपके पास बराबर का अधिकार है, सम्मान अधिकार है, आप किसी भी वर्ग से आ जाओ, किसी भी जेंडर लिंग से बिलोंग करते हो, तो दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। तो जिस राइट में आपको इक्वल राइट्स मिली है कि आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करो, आप किसी भी जेंडर के हो, आप कहीं पे भी पैदा हुए हो, आपके पास फुल राइट है, तो दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस राइट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये राइट हमने डिस्कस नहीं की है, ये इस राइट के बारे में मैं आपको यहाँ बता दूंगी। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखो और एटलीस्ट 2-3 बार देखो, क्योंकि मैं जो भी बोल रही होती हूँ, जो क्वेश्चन करा रही होती हूँ, उससे रिलेटेड बहुत कुछ बता देती हूँ और उससे भी क्वेश्चन बनता है। ये जो राइट है ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दी गई थी 44th अमेंडमेंट से, मतलब 44th संशोधन हुआ था जब ये राइट रिमूव कर दी गई थी। तो कौन सी ऐसी राइट है जिसे रिमूव कर दिया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन या ऑल ऑफ अबव। राइट टू प्रॉपर्टी जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दी गई थी 44th अमेंडमेंट से, ठीक। राइट टू प्रॉपर्टी में था कि गर्ल और जो बॉय है उनका इक्वल अधिकार है प्रॉपर्टी पे अपने पेरेंट की, तो ये थी राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम टू सिटीजन्स। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं उन्हें पूरी स्वतंत्रता देता है, पूरा फ्रीडम देता है। कौन सी राइट में ये कहा गया है? राइट ऑफ स्पीच कि आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी बोलो, राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आप किसी से भी मिलो जुलो कहीं भी बैठो, राइट टू फ्रीडम एनी, राइट टू प्रैक्टिस, सॉरी फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन कि आपके पास पूरा जो है फ्रीडम है, आप किसी भी प्रोफेशन किसी भी चीज़ को जो है फॉलो करो, आप डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम दिया गया है सिटीजन्स को, फ्रीडम दिया गया जो सिटीजन्स को, वो कौन सी फ्रीडम है? दैट इज़ फ्रीडम ऑफ, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो कौन सी फ्रीडम है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जल्दी से जो है चूज़ करो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये सभी फ्रीडम देता है कि आपके पास स्पीच की स्वतंत्रता है, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, एसोसिएशन की स्वतंत्रता है, आप किसी से भी मिल सकते हो और आप कोई भी प्रोफेशन, आप डॉक्टर, आप नर्स, आप इंजीनियर, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कितने फ्रीडम दे रहा है? स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन एंड टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, मतलब आप जो है किसी भी पेशे को जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो दैट इज आंसर ई, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस राइट इम्प्लाइज द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगर एंड अदर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो इस राइट में ये कहा गया है कि पूरी तरह से प्रोहिबिशन होगा, यह अधिकार मानव भिखारी और अन्य प्रकार के जबरन श्रम में यातायात के निषेध का अर्थ है। अब मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ एक बार रीड कर लेना। ये राइट जो है ये कहता है कि जो ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन बींग्स की, जैसे ह्यूमन बींग्स मतलब बच्चों को कहीं पहुंचाया जाता है कि बच्चों को गलत तरीके से किडनैप करके जो है गलत कामों में डाला जाता है, या उनको उनसे भीख मंगवाई जाती है, या उनसे फोर्सफुली काम कराया जाता है। तो कौन सी राइट में ये कहा गया है कि ये प्रोहिबिटेड है, ये मना किया गया है और इसका अधिकार नहीं दिया गया है? इज़ इट राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? तो राइट टू इक्वालिटी क्या होती है? जिसमें सभी इक्वल है। फ्रीडम मतलब आपको पूरा स्वतंत्रता दी गई है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब कि आप किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते उसकी मर्ज़ी के बिना, आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। जैसे बोलते हैं कि बिलो 18 ईयर्स आप घर में किसी को मेड के रूप में नहीं रख सकते, किसी छोटे बच्चे को काम नहीं करा सकते। तो यही है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि पूरी तरह से प्रोहिबिट किया गया है ह्यूमन बींग्स को, आप फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते, आप ज़बरदस्ती उनसे काम नहीं करा सकते। ऑप्शन 3 इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज रेमेडीज इफ सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इसका आंसर। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूरी राइट देता है, अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही हैं, अगर उनका उल्लंघन हो रहा है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। तो किसके अंदर ये कहा गया है? दैट इज़ आर्टिकल 32। और कौन सी राइट है वो? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, These rights protect the rights of religious, cultural and linguistic minorities by facilitating them to preserve their heritage and culture। अब ये जो राइट है ये प्रोटेक्ट करता है रिलीजियस, कल्चरल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, मतलब धार्मिक, सांस्कृतिक और जो भाषा पे बेस्ड जो ग्रुप्स हैं उनको, बाय फैसिलिटेटिंग देम, कि आप जो है अपने हेरिटेज और कल्चर को प्रिजर्व कर कर बचा कर रखो। तो कौन सी राइट में ये कहा गया है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जल्दी से एक बार ऑप्शंस देख के जो है सेलेक्ट कर लो। तो किस राइट में प्रोटेक्ट की गई है रिलीजियस ग्रुप्स, कल्चरल ग्रुप्स और माइनॉरिटीज़ की राइट्स को? तो दैट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ऑप्शन 3। क्योंकि जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, अभी हमने पढ़ा कि उसमें तो आप फोर्सफुली किसी से काम नहीं करा सकते। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आपके पास पूरा अधिकार है, आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में अगर आपकी ये सारी राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इसका आंसर है, जो प्रोटेक्ट करती है किसी भी जो प्रोटेक्ट करती है राइट्स रिलीजियस, कल्चरल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की, और उनके हेरिटेज और कल्चर को जो है वो प्रिजर्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर दिस राइट एवरीवन हैज़ अ राइट टू प्रैक्टिस हिज और हर फेथ। मतलब ये एक पर्सन की मर्जी है, वो किसी भी फेथ को जो है प्रैक्टिस कर सकता है, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। ये उस पर्सन की उस पर्सन की मर्जी है। तो is it option 1 right against exploitation, option 2 right to freedom of religion, option 3 cultural and educational rights, या 4th right to constitutional remedies। तो किस राइट के अंदर ये कहा गया है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो? सो दैट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे हमारी फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, उसके क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ एक बार पूछ लेना। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलती हैं। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो है, अब हम फंडामेंटल राइट्स को और डिटेल में पढ़ रहे हैं। सभी आर्टिकल्स जो अभी हमने डिस्कस किए उनकी डिटेल में हम जो है क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं एंड नॉट टू फॉरेनर्स। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि किसको मिलते हैं? ओनली टू इंडियन सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स। मतलब जो बाहर से कोई आता है, उसको इंडिया की सिटीजनशिप अगर नहीं है उसके पास, तो उसको ये राइट्स नहीं मिलते। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब आपको आर्टिकल याद रखना है कि आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि आप किसी में फ़र्क नहीं कर सकते, किसी भी पर्सन में, अगर वो किसी भी पर्टिकुलर जाति का है, किसी रिलीजन का है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई क्रिश्चियन है तो आप उसको छोटा समझोगे, या अगर कोई SC कैटेगरी का है, ST कैटेगरी का, आप उसको छोटा समझोगे, या किसी छोटी कास्ट से बिलोंग करता है, या कोई लड़का है कोई लड़की है, तो आप उनमें फ़र्क नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मना की गई है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 में सबको इक्वल राइट्स मिली हैं कि आप अगर कहीं काम करना चाहते हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको पूरी राइट दी गई है, पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो इक्वालिटी है आपके पास यहाँ पर, दैट इज़ आर्टिकल 16। आर्टिकल 19 में आपको
प्रोटेक्शन दी गई है ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आप कुछ भी बोल सकते हो, आप अपने जो मन की बात है वो एक्सप्रेस कर सकते हो, आप किसी से भी मिल सकते हो, एसोसिएट कर सकते हो, असेंबली कहीं पे भी खड़े हो सकते हो ग्रुप्स बना के, मूवमेंट कहीं पे भी जा सकते हो, रेजिडेंस कहीं पे भी रह सकते हो, आपका मन जहाँ करे आप वहाँ रह सकते हो, आप अपनी मर्जी का प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो। आर्टिकल 19 के अंदर ये 6 फ्रीडम आपको देते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल 19 में कितने फ्रीडम आपको दिए गए हैं? 6। और कौन कौन से, ये याद रखने हैं। हो सकता है इसमें से 3 लिख के दे दे, 4 लिख के दे दे और पूछ ले। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है कि हमें लैंग्वेज का, भाषा का, कल्चर का और जो माइनॉरिटीज़ या वीकर सेक्शंस की जो स्क्रिप्ट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल 30 में क्या कहा है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 में कहा है कोई वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से अगर बिलोंग करता है, कोई माइनॉरिटी ग्रुप छोटे वर्ग का है, तो उसके पास पूरी राइट है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या स्कूल्स कॉलेजेस में जाके शिक्षा ले सकता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये सारे आर्टिकल्स याद रखोगे। आर्टिकल 15 में क्या कहा है, 16 में क्या कहा है, 19 में 6 आपको जो है फ्रीडम दिए जाते हैं, ये याद रखोगे। आर्टिकल 29 कि आपको कल्चर लैंग्वेज की प्रोटेक्शन के लिए है, और 30th में माइनॉरिटीज़ जो है, वीकर सेक्शन जो है, वो स्कूल जाकर अपनी शिक्षा कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस इज स्टेटेड इन। अब अपराधों के लिए अपराध के संबंध में संरक्षण में कहा गया है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 19 में, 20 में, 21 में, या नन ऑफ अबव? तो प्रोटेक्शन जो दी गई है वो किस में दी गई है? दैट इज आर्टिकल 20। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की संरक्षण के लिए किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 19, 20, 21 या नन ऑफ अबव? तो जो प्रोटेक्शन की बात की गई है लाइफ की और एक पर्सनल फ्रीडम की, वो बात की गई है आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन इज स्टेटेड इन। अब हर किसी का अधिकार है कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करे, ये पूरा उसको राइट दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो किस आर्टिकल में दी है? 19, 20, 21A या नन ऑफ दीज? तो एलिमेंट्री एजुकेशन की राइट दी गई है आर्टिकल 21A में। सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिटरी अरेस्ट एंड डिटेंशन इज स्टेटेड इन। अब ऐसा नहीं है कि अगर जो पुलिस है आपको आपके अपराध के लिए कहीं पे भी आके अरेस्ट कर लेगी, तो उनको पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हाँ आपको अरेस्ट किया जा रहा है, और दूसरा उस पर्सन की पूरा उसको अधिकार दिया गया है कि आप कोर्ट जा सकते हो, अपने लिए लॉयर हायर कर सकते हो और वो आपका केस लड़ सकता है। तो इसके लिए जो बात की गई है वो किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 19, 20, 22 या नन ऑफ दीज? तो ये बात जो की गई है ये की गई है आर्टिकल 22 में। मैंने सभी आर्टिकल्स कर दिए हैं जो लक्ष्मी की बुक में मेंशन है, तो आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना। आर्टिकल 21, सॉरी आई एम रियली सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21, आर्टिकल विच प्रोहिबिट्स एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन हजार्डस प्रोफेशन। तो किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि अगर बच्चा 14 साल से नीचे है तो आप उसे जो हजार्डस प्रोफेशंस होते हैं, मतलब जैसे जो बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज़ होती है जहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं, या जहाँ पे बैंगल्स, चूड़ियाँ एंड बैंगल्स वन एंड द सेम थिंग, तो जहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं वो बहुत हजार्डस फैक्ट्री होती है। इनफैक्ट जो आपकी जीन्स बनती है, जीन्स बनाने में भी जो ब्लू कलर की उस पर डाई लगती है वो बहुत हार्मफुल होती है। तो जो इन जगहों पे काम करते हैं उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जो कोल की फैक्ट्रीज़ है वहाँ पे। तो ऐसे प्रोफेशन में आप बच्चे को नहीं लगा सकते जिसकी 14 साल से उम्र कम है। तो इस बारे में बात की गई है आर्टिकल 24 में। नेक्स्ट है आर्टिकल विच एम्बॉडी द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड सर्व टू एम्फसाइज द सेक्युलर नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब ये कह रहा है कौन से आर्टिकल में जो है कहा गया है रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात की गई है, और ये एम्फसाइज़ किया गया है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करो। सो इज़ इट आर्टिकल 25,
26, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो किस आर्टिकल में इसके बारे में बात की गई है? दैट इज़ आर्टिकल 25 एंड 26 दोनों। आर्टिकल 32 इज़ कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल बुलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और इस आर्टिकल के तहत आपके पास पूरी राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपकी कोई भी राइट, फंडामेंटल राइट जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, उसका उल्लंघन या वॉयलेट होती है वो। तो ये बात किसने कही थी? डॉक्टर स्वामी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ अबव। तो ये बात कही है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। इनका बहुत बड़ा योगदान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दैट इज़ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट पार्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब कोर्ट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन से सेपरेट किया गया है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है कि अगर किसी भी तरह से कोई वॉयलेशन होता है तो आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। तो 5 तरह की रिट्स जो है कोर्ट और जो है इशू करता है। दैट इज़ अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होती है, मतलब अगर आपकी जो आपको राइट्स दी गई हैं जिसके बारे में अभी हमने बात करी, अगर वो किसी तरह से उनका उल्लंघन होता है तो 5 तरह की रिट्स कोर्ट इशू करता है। हिबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कैटोरियो और क्वो वारंटो। तो ये 5 तरह की रिट्स जो है आप याद रखोगे कि कौन कौन सी रिट्स कोर्ट इशू कर सकता है। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। अगर किसी स्टूडेंट को उन रिट्स में प्रॉब्लम हो और उसको भी डिटेल में पढ़ना हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में एक बार बता देना, हम अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स के बारे में। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो क्या है? पहला, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से फॉलो करोगे और इंडियन नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को सम्मान दोगे। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आप इंडिया की सोवर्जिनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाकर रखोगे और प्रोटेक्ट करोगे। टू प्रोमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। और आप एकता बनाकर रखोगे, पीस बनाकर रखोगे सभी लोगों के बीच में, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो वुमेन हो, मेन हो, सबके बीच। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। तो आप अपने आसपास नेचर को प्रिजर्व रखोगे, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और जितने भी जानवर हैं उनके लिए दया की भावना रखोगे। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस। और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको आप सेफ गार्ड करोगे। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग जो अपना गुस्सा उतारते हैं जब उनकी मांगें पूरी नहीं होती है बसों को जला के, तो वही बात की गई है कि आप जो है वायलेंस से बचोगे। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो नोबल आइडियल्स हैं उनको आप चेरिश करोगे और उनको फॉलो करोगे। एंड टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अगर कंट्री की आपको ज़रूरत पड़ती है तो यू शुड सर्व द कंट्री। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर। और आप जो इंडिया का कल्चर है उसको प्रिजर्व करोगे, उसको वैल्यू करोगे। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अब जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है ह्यूमैनिज्म का और जो एक स्पिरिट होता है उसको आप डेवलप करोगे और मेंटेन करके रखोगे। एंड हर फील्ड में आप जो है एक्सेलेंस की तरफ बढ़ोगे, हर स्फेयर में लाइफ के। तो ये बातें या ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं एक इंडियन सिटीज़न की। अब इसमें से कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी आपको लिख के दे देंगे और पूछ लेंगे कि, या तो ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, 2-3 लिख के दे दी और एक में ऑल ऑफ दीज डाल दिया तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज होगा। 1-2 लिख कर दे दी तब पूछ लिया, या 1 लिख कर दे दी, तो इसमें से कोई भी लिख के दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सी इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एडिड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको अभी हमने डिस्कस कर लिया है। तो कह रहा है कि जो अमेंडमेंट एक्ट थी उसके अकॉर्डिंग
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। तो कौन सी अमेंडमेंट हुई थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा संशोधन वो हुआ था। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। जब कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट, जैसे आप कुछ लिखते हो कॉपी पे, उसको इरेजर से इरेज कर कर दोबारा लिखते हो, चेंज करते हो, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना हो तो उसे उसके लिए वर्ड यूज़ होता है अमेंडमेंट। तो किस अमेंडमेंट में हुआ था? दैट इज़ अमेंडमेंट 42। अमेंडमेंट एक्ट 2002 विच लेटर एडेड 11th फंडामेंटल ड्यूटी टू द लिस्ट। अब जो अमेंडमेंट एक्ट 2002 की थी उससे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की लिस्ट में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हो गई थी। तो वो कौन सी अमेंडमेंट थी? दैट इज़ अमेंडमेंट 86। Which committee in 1976 recommended fundamental duties, the necessity of which was felt during internal emergency of 1975 to 77? तो कौन सी कमेटी 1976 की जिसने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, और जिसकी नीड कब फील हुई थी? जब इमरजेंसी लग गई थी 1975 और 1977 के दौरान। और ये इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने। तो ये जो कमेटी थी, इसमें से कौन सी कमेटी थी? दैट इज़ स्वरण सिंह कमेटी, चरण लाल कमेटी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो जिस कमेटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, दैट वाज स्वरण सिंह कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर डेल्ट विद आर्टिकल। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल के साथ डील करती है जो हमारे पार्ट 4A में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कही गई है? आर्टिकल 51, 47, 51A या नन ऑफ दीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कौन से आर्टिकल से डील करती है? दैट इज़ आर्टिकल 51A, जो हमारे पार्ट 4, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी से आप याद रखोगे कि आर्टिकल 51A है और पार्ट 4A है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने सब डिस्कस कर लिया फर्स्ट यूनिट के। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई टॉपिक और डिटेल में डिस्कस करना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना। हम उसके बारे में सेकंड यूनिट में सबसे पहले वही बात करेंगे, फिर सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक आप इसे रिवाइज करो और नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं नेक्स्ट रिविजन क्लास के साथ, जहाँ पे यूनिट 2 डिस्कस करेंगे।